सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बच गया था, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रेनफॉल और मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रन ऑफ, कि हम रेनफॉल को कैसे निकालते हैं और रन ऑफ को हम कैसे कंप्यूट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल, कि अगर हमने एवरेज रेनफॉल किसी एरिया में फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करते हैं। तो ये मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ नंबर ऑफ रेन गॉजेज रिक्वायर्ड एज पर कैचमेंट एरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें कैचमेंट एरिया के हिसाब से कितने नंबर ऑफ रेन गॉजेज चाहिए, तो वो हम नीचे इसमें डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, एरिया ऑफ कैचमेंट स्क्वायर किलोमीटर में हमारे पास दिया हुआ, नंबर ऑफ रेन गॉज स्टेशन रिक्वायर्ड, कि अगर एरिया जो होगा 0 से लेकर 80 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होगा तो नंबर ऑफ रेन गॉजेज कितने जरूरत है उस एरिया में 1। अगर हमारे पास एरिया 80 से लेकर 160 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है तो नंबर ऑफ रेन गॉजेज कितने रिक्वायर्ड है हमारे पास 2। अगर 160 से लेकर 320 के बीच में है तो नंबर ऑफ रेन गॉजेज 3। फिर 320 से लेकर 560 के बीच में नंबर ऑफ रेन गॉजेज उस एरिया में रिक्वायर्ड है हमारे पास 4। 560 से लेकर 800 से के बीच में अगर हमारे पास एरिया हो तो नंबर ऑफ रेन गॉजेज 5। 800 से लेकर 1200 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में हो तो नंबर ऑफ रेन गॉजेज 6। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितने कैचमेंट एरिया के लिए कितने नंबर ऑफ रेन गॉजेज हमें चाहिए। तो ये पता होगा, फिर उसके बाद हम जो है रेनफॉल को एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस एरिया में कितना एवरेज रेनफॉल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास अगर एरिया 160 से लेकर 320 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होगा तो बताओ कितने नंबर ऑफ रेन गॉजेज या कितने नंबर ऑफ रेन स्टेशन जो है रेन गॉज स्टेशन जरूरत है उस एरिया में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से देखना। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मेथड्स यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज रेनफॉल। अब हम देखेंगे एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें जाता है अर्थमेटिक मेथड, अर्थमेटिक एवरेज मेथड। दूसरा इसमें जाता है थाइसन पॉलीगन मेथड और तीसरा इसमें जाता है आइसोहाइटल मेथड। तो 1 बाय 1 हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जाता है एवरेज अर्थमेटिक एवरेज मेथड। अर्थमेटिक एवरेज मेथड ये नाम से ही पता चल जाता है, इसमें हमें मीन निकालते हैं। इसमें क्या है कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट स्टेशन। अब अलग अलग स्टेशन पे हमारे पास अलग अलग रेन गॉजेज लगे होंगे, फिर हमारे पास क्या होगा कि हर रेन गाज पे की जो रीडिंग आई, अब सपोज करो किसी एरिया में हमारे पास 10 नंबर ऑफ रेन गाजेज लगे हैं तो 10 नंबर ऑफ स्टेशन जो है अपनी अपनी रीडिंग्स देंगे, फिर उनका एवरेज निकाल दो तो डेट विल बी द एवरेज रेनफॉल ऑफ दैट एरिया। तो ये सिंपल है, इसको आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास अगर हम देखेंगे जेकेएसबी जेईसी में मैक्सिमम जो है थ्योरी पोर्शन यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम आता है। तो आपको मैंने न्यूमेरिकल्स वगैरह कराए हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, एक एक दो दो लाइन्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वही सॉल्व करोगे तो वही आएंगे, ज्यादा हमें लेंथी न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या है, सिंपल जो आपके पास नंबर ऑफ स्टेशन होंगे उनकी रेनफॉल को प्लस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशन से करते हो तो यहाँ से आपका एवरेज जो है रेनफॉल निकल जाएगा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास जाता है थाइसन पॉलीगन मेथड। थाइसन पॉलीगन मेथड क्या है कि इट्स मोर एक्यूरेट देन अर्थमेटिक मीन मेथड। अब ये मेथड जो है इससे ज्यादा एक्यूरेट है, अर्थमेटिक एवरेज मेथड से थाइसन पॉलीगन मेथड ज्यादा एक्यूरेट है। इसमें क्या किया जाता है, डायग्राम बनाई हुई है। सपोज करें हमारे पास कोई एरिया है, कैचमेंट एरिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 रेन गॉज स्टेशन है A B C D। अब देखो ए के लिए जो है ये एरिया जो ये है, ये इसका कैचमेंट एरिया स्टेशन ए का। सिमिलरली बी का ये कैचमेंट एरिया हो गया, सी का ये हो गया और डी का ये हो गया। हर रेन गॉज का अपना अपना कैचमेंट एरिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो रेनफॉल निकालने के लिए जो रेन गॉज स्टेशन है, स्टेशन ए है, इस पे जो रीडिंग आई उसको हम इस कैचमेंट एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना ये आया, फिर बी का इसके कैचमेंट एरिया के साथ, सी का इसके कैचमेंट एरिया और डी इसके कैचमेंट एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी ऑफ एवरेज निकालने के लिए अगर हमने एवरेज रेनफॉल यहां से निकालना होगा P1 A1 P2 A2 Pn AN। अब यहाँ पे P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट स्टेशन ए। P2 A2 मतलब बी स्टेशन पे, Pn AN सिमिलरली ऐसे ही डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एरियाज जो होंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास एवरेज रेनफॉल निकलेगा वो सबमिशन ऑफ P इंटू ए डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ ए। जो रेनफॉल रीडिंग्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे और हर स्टेशन का जो अलग अलग कैचमेंट एरिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई EA कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास जो एवरेज रेनफॉल निकल जाएगा उस एरिया का। अब ये भी यहाँ पे अगर इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ गया तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ आपको दिया होगा, आप रीडिंग अलग अलग स्टेशन की दी हुई होगी, आपके पास एरिया वगैरह दिया हुआ होगा, तो वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्टेशन A B C D, जैसे इस डायग्राम में ये स्टेशन A B C D ये रेन गॉज स्टेशन है और इनके बीच का एरिया दिया हुआ है। मतलब देखो ये A है, ये इसका कैचमेंट एरिया, B का ये कैचमेंट एरिया, C का ये और D का ये। तो देखो एरियाज हमारे पास अलग अलग दिए हुए हैं। अब हमें रेनफॉल भी दिया हुआ है कि स्टेशन A पे 30.8 mm, मतलब
जो रेनफॉल रीडिंग जो स्टेशन बी पे है वो इतनी है, सी पे इतनी है, डी पे इतनी है, तो ए इंटू पी करो ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया को पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका सबमिशन निकालो। वही तो था फॉर्मूला हमारे पास सबमिशन ऑफ पी ए डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ ए था। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके तो इसमें वैल्यू पुट कर दो कि यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, एवरेज रेनफॉल निकल जाएगा। अब ये देखो यहाँ से इसने क्या कर दिया, सबमिशन ऑफ पी ए डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ ए, जो सबमिशन ऑफ पी ए आया 4662, यहाँ पे जो है 4662.8 जो आया डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एरिया का सम करके यहाँ से आपका एवरेज रेनफॉल निकल जाएगा उस एरिया का। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप ये अगर आपको न्यूमेरिकल आ भी गया तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड आता है रेनफॉल को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम कहते हैं आइसोहाइडल मेथड। आइसोहाइडल मेथड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। इससे कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि आइसोहाइड्स क्या होता है, या जो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका वो क्या है। आइसोहाइडल मेथड में हम एवरेज रेनफॉल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें आपको ज्यादातर अगर पूछा जा सकता है फॉर्मूलाज को पूछा जा सकता है पेपर में कि आइसोहाइडल मेथड का फॉर्मूला क्या है, थाइसन पॉलीगॉन मेथड का एवरेज रेनफॉल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स वहां पे आपको दे नहीं सकते क्योंकि कैल्सी वगैरह अलाउड नहीं होता उसमें, तो आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। तो इससे सिर्फ यहाँ इतने क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोहाइड्स होता क्या। आइसोहाइड्स का मतलब होता है कि कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड आइसोहाइड्स। अब देखो आपको पता है कंटूर मैप हम कैसे बनाते हैं। अब ये सपोज करो ये कोई एरिया है, यहाँ पे रेनगॉज स्टेशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अलग अलग रीडिंग्स आई हुई हर स्टेशन पे। सपोज करो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 आया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। सपोज करो ये बी था, यहाँ पे लेट इट बी पी स्टेशन है, यहाँ पे क्यू स्टेशन है, तो इस पे क्या आ गया, इन सेम इन रेनगॉज स्टेशन पे सेम रीडिंग आई, जिससे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 सेंटीमीटर कंटूर है इसका। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इस लाइन पे जितने भी रेनगॉजेस आए हैं, रेनगॉज स्टेशन आए हैं, उन पे इक्वल रेनफॉल रीडिंग आई है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जिन जिन स्टेशन की इक्वल रेनफॉल रीडिंग आई होगी उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। फिर ज्वाइन करने के बाद ये फॉर्मूला से अप्लाई करके वहां से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। अब एरिया बिटवीन आइसोहाइड्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आपको पहले भी सर्वे में मैंने ये चीज बताई है कि हम इरेगुलर फिगर्स का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लेनीमीटर। अब देखो 10 और 11 का जो कंटूर है आइसोहाइड्स है, इसके बीच का ये वाला एरिया किससे हम फाइंड आउट करेंगे, प्लेनीमीटर से फाइंड आउट करेंगे, या तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे ऑन द ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से हम एवरेज रेनफॉल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबमिशन ऑफ ए, जो एरियाज आएंगे 1 2 3 4 एरियाज अभी यहाँ पे आ सकते हैं, या 5 या 6 लेट कुछ भी आएंगे, जितने नंबर ऑफ एरियाज उसका सम कर प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ ए। तो सारी वैल्यूज आपको दी होंगी क्योंकि आपको रेनफॉल भी दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, एरिया भी दिया होगा, आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट कर देना है। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड है एवरेज रेनफॉल को फाइंड आउट करने के लिए। आई होप कि आपको तीनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपटीशन ऑफ रन ऑफ को अगर हमने कैलकुलेट करना होगा तो हम कितने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कंप्यूटेड डेली, मंथली, ईयरली और डेली बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। ये बोलता है इसको हम डेली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन मेथड्स का यूज करके बाय यूजिंग ये जो नीचे इसने मेथड्स बताए हुए हैं। फर्स्ट मेथड आता है रन ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला एंड टेबल मेथड्स, दूसरा आता है फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स, और तीसरा जाता है यूजिंग हाइड्रोग्राफ मेथड। सो वन बाय वन हम तीनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड टेबल्स मेथड। तो इसमें जो पहला मेथड आता है वो रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड आता है। रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड से हम क्या करते हैं, रन ऑफ को फाइंड आउट करते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो फार्मूला है या ये मेथड जो है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जहां पे कैचमेंट एरिया कम होगा वहां पे हम इस मेथड से रन ऑफ को फाइंड आउट करते हैं। अब रन ऑफ क्या, यहाँ से रन ऑफ कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू, अब रन ऑफ को आर से रिप्रेजेंट करेंगे के इंटू पी। के हो गया यहाँ से कोफिशिएंट और पी हो गया जो रेनफॉल होगा या प्रेसिपिटेशन हम जिसको कहेंगे। तो यहाँ से अगर हमने के को फाइंड आउट करना होगा आर अपन पी हो जाएगा, वेयर आर इज रन ऑफ, पी प्रेसिपिटेशन और के रन ऑफ कोफिशिएंट। अब ये रन ऑफ कोफिशिएंट जो है ये अलग है अलग अलग एरियाज के लिए। हम नीचे मैंने टेबल बनाया हुआ है अलग अलग कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू क्या है रन ऑफ कोफिशिएंट की। अब देखो हमारे पास टाइप ऑफ एरिया अगर क्या होगा तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है। अगर आपके पास अर्बन रेजिडेंशियल एरिया सिंगल हाउसेस वगैरह होगा उसके लिए इसकी वैल्यू जो है 0.3 है। अगर हमारे पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया तो उसके लिए इसकी वैल्यू 0.9 है। एस्फॉल्ट या कंक्रीट पेवमेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है 0.85 है। गार्डन अपार्टमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू जो है 0.5 है। फॉरेस्ट वगैरह के लिए है 0.05 से लेकर 0.2 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है। पार्क्स और फार्मलैंड के लिए 0.05 से लेकर 0.3 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो ये वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज करो कभी क्वेश्चन आ, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ के टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ इन केस ऑफ गार्डन अपार्टमेंट्स। तो ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है। तो इन वैल्यूज को आप अच्छे से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है ना किसी भी आप टॉपिक में ले लो, तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है इन पे क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में। तो इन वैल्यूज को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था पहला मेथड
कि हम रन ऑफ को कैसे कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट मेथड आ जाता है रन ऑफ को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास बार्लोज टेबल। अब बार्लोज टेबल से हम कैसे निकालते हैं वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। टीजी बार्लो कैरिड आउट स्टडीज ऑफ कैचमेंट्स मोस्टली अंडर 130 स्क्वायर किलोमीटर इन यूपी। अब टीजी बार्लो एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी किया, कैचमेंट एरियाज को स्टडी किया, और मोस्टली वो जो एरिया होना चाहिए, जो कैचमेंट एरिया जो है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि 130 स्क्वायर किलोमीटर से कम ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा एक्सीड हो गया तो फिर ये फॉर्मूला या ये मेथड वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, कैचमेंट्स को 5 क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया। तो उस हिसाब से फिर उसकी रन ऑफ वैल्यू को हमने उसने फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट इसने जैसे यहाँ ए बी सी डी ई 5 कैटेगरीज में उसने क्लासीफाई इसको किया। टाइप ऑफ एरिया कैसा होगा तो रन ऑफ कितने परसेंट होगा। अगर हमारे पास फ्लैट कल्टिवेटेड एंड ब्लैक कॉटन सॉइल्स वाला एरिया होगा तो सिर्फ 10% वहां पे इसका रन ऑफ होगा। 10% मतलब है कि जो बारिश आ रही है उसका 10% रन ऑफ होगा, बाकी जो है इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, बाकी जो है सीपेज वगैरह पर्कुलेशन वगैरह होगा। फ्लैट पार्शली कल्टिवेटेड में इसने क्या बोला 15% होगा। एवरेज अगर हम देखेंगे एवरेज वैल्यू जो है एज पर टीजी बार्लो कितनी होगी 20% ऑफ टोटल रेनफॉल। उसके बाद हिल्स एंड प्लेन एरियाज होगा विद कल्टीवेशन, तो वहां पे 35% होगा। वेरी हिली एंड स्टीप एरिया होगा विद हार्डली एनी कल्टीवेशन, तो इसमें क्या जाएगा 45% जो है रन ऑफ आएगा। अब ये वैल्यू एक्सीड क्यों हो रही है, अब देखो जैसे कल्टीवेबल एरिया होगा तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा जमीन में, क्योंकि लैंड जो है फर्टाइल है, परमेबल लैंड है, तो अपने वो लैंड जो है वाटर को परमिट करेगी। हिली एरियाज में देखोगे हमारे पास वहां पे क्या होगा कि लैंड जो है अनफर्टाइल होगी और हमारे पास क्या होगी बैरन लैंड होगी, तो वो अपने अंदर पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करेगी। उसकी वजह से वहां पे जो हमारे पास रन ऑफ की वैल्यू जो है परसेंटेज ज्यादा होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक सिंपल तरीका है इसको याद करने का। हिली एरियाज में परसेंटेज ऑफ रनअप ज्यादा होगा, प्लेन एरियाज वगैरह में जो रनअप होगा वो कम होगा। तो ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हिली एरियाज में ड्रेनेज फैसिलिटीज जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि स्टीप स्लोप की वजह से वाटर जो है ज्यादा ड्रेन करता था, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वहां पे रनअप की वैल्यू ज्यादा होती है। प्लेन एरियाज में ड्रेनेज फैसिलिटीज होती ही नहीं। अब प्लेन एरियाज में थोड़ी विरासटी कम होगी ना एज कम एरियाज में, तो उसकी वजह से वहां पे रनअप की वैल्यू कम होती है। तो तीसरा मेथड आता है हमारे पास रनअप को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेंज टेबल्स एंड कर्व्स। अब डब्ल्यूएल स्ट्रेंज जो है एक साइंटिस्ट था, 1928 में उसने टेबल्स और कर्व्स दिए हमारे रनअप को फाइंड आउट करने के लिए। ही स्टडीड दिस इन द कॉन्केन रीजन ऑफ महाराष्ट्र। अब ये सारे के सारे, अब देखो टीजी बार्लो था, ये हमने उसने ये स्टडी कहाँ किया था, यूपी में किया था। स्ट्रेंज टेबल्स एंड कर्व्स वगैरह ने इसने कहाँ किया है, महाराष्ट्र वगैरह में किया। अब क्योंकि अब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग मेथड्स होंगे रन ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए। अब रेनफॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी करता रहेगा हर एरिया के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मेथड्स भी वेरी करते रहेंगे। यहाँ पे सिंपल क्या है, कर्व के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं कि रन ऑफ हमारे पास कितना है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने जैसे लिखा एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना हमारे पास है सेंटीमीटर में, यहाँ से एनुअल रन ऑफ इन सेंटीमीटर, जैसे ये 10, 20, 30 वगैरह ये यहाँ के लिए रेनफॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रन ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो जितना कर्व जो है इसके नजदीक आएगा, पैरेलल आएगा, उतना अमाउंट ऑफ रन ऑफ हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि जितना ये वर्टिकल स्टीप होता जाएगा कर्व, उतनी हमारे पास रन ऑफ की वैल्यू ज्यादा आएगी। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ये बैड है, ये एवरेज है, ये गुड है। अगर कर्व जो है इसकी तरफ स्टीप होता जाएगा, हमारे पास ऑब्वियसली रन ऑफ की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। तो इस कर्व के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रन ऑफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड था इसका। तो चौथा मेथड आता है रन ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए इंग्लिश फार्मूला। अब इंग्लिश फार्मूला क्या है, इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। सीसी इंग्लिश गिव दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम 37 कैचमेंट एरिया इन घाट्स एंड प्लेन्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये फार्मूला भी जो स्टडी किया गया महाराष्ट्र में ही स्टडी किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसमें कैचमेंट एरिया उसने कंसिडर किए हैं वो कितने किए हैं, 37 कैचमेंट एरिया कंसिडर किए हुए हैं। अब इसने क्या यहाँ पे अलग अलग फार्मूलाज दिए हैं। घाट्स एरियाज के लिए इसने अलग फार्मूला दिया है रन अप निकालने के लिए, और प्लेन एरियाज के लिए इसने अलग फार्मूला दिया है रन अप निकालने के लिए। घाट एरियाज के लिए हमारे पास क्या है, R = 0.85 P - 30.5। अब P यहाँ पे क्या है, आपकी एवरेज रेनफॉल जो रेन स्टेशन देगा। फॉर प्लेन एरियाज के लिए इसने फार्मूला क्या दिया, P - 17.8.254 × P। तो ये दो अलग अलग एरियाज के लिए इसने अलग अलग फार्मूलाज दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे रन ऑफ को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास है एन कोसला फार्मूला। तो इससे हम रन ऑफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, R = P - 48 TM। अब TM यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीन टेम्परेचर। ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक आपको बताया। रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड है, बार्लोज टेबल है, स्ट्रेंज टेबल्स एंड कर्व्स है, इंग्लिश फार्मूला, एन कोसला फार्मूला, ये सारे टेबल जो है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड था, ये थे हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला था रन ऑफ को कंप्यूट करने के लिए। हमारे पास इसके ये अलग अलग मेथड से दूसरा मेथड हमारे पास था रेनफॉल रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं, रन ऑफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि प्रीवियस 30 to 40 ईयर्स ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड्स आर फाइंड आउट, कि आज से 30 या 40 साल पहले का जो रेनफॉल रिकॉर्ड है वो उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद रन ऑफ को कैसे निकाला जाता है, वो एवरेज रेनफॉल इंटू रन ऑफ कोफिशिएंट। जो पहला फॉर्मूला था हमारे पास, ये
रन ऑफ कोएफिशिएंट फार्मूला R इज इक्वल टू K इंटू P, इसी फार्मूला को यूज करके इसको निकाला जाता है, यहाँ से रन ऑफ को निकाला जाता है। ये दूसरा मेथड था फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स। अब तीसरा मेथड है कि हम रन ऑफ को कैसे कंप्यूट करते हैं यूजिंग हाइड्रोग्राफ मेथड। अब देखो जो पिछला लेक्चर था हमारे पास, लेक्चर नंबर 4 है, उसमें हमने डिस्कस किया था यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता था कि जो 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ को रिप्रेजेंट करता था फ्रॉम यूनिट ड्यूरेशन में। तो उसमें हमने ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस किया था यूनिट हाइड्रोग्राफ में, उसमें हमने ये देखा था कि यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम यूज कहाँ करते हैं, उसको हम जनरली फ्लड को एस्टिमेट करने के लिए और रन ऑफ को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो चीज यहाँ पे आ गई कि हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को रन ऑफ को कंप्यूट करने के लिए भी यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोग्राफ होता क्या है। हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा ग्राफ होता है जो किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में प्लॉट किया जाता है, कि डिस्चार्ज जो हमारा वेरी करता रहता है विद टाइम, तो दैट इज अ हाइड्रोग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद इसमें जो डायरेक्ट रन ऑफ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है 0.36 सबमिशन ऑफ O इंटू T अपॉन A, सेंटीमीटर में ही यहाँ पे रन ऑफ को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे सबमिशन ऑफ O क्या है, सबमिशन ऑफ O है यहाँ पे Q माइनस बेस फ्लो। Q यहाँ पे हो गया डिस्चार्ज, बेस फ्लो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, T हो गया हमारे पास टाइम इंटरवल और A हो गया कैचमेंट एरिया। अब ये चीजें हमें डालने के लिए वहां पूछी नहीं जा सकती है। और फॉर्मूला कभी आ गया कि हाइड्रोग्राफ मेथड में जो रन ऑफ निकालने का फॉर्मूला क्या है वो क्या है, वो आप यहाँ से बता सकते हो कि इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 0.36 सबमिशन ऑफ O इंटू T अपॉन A। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कौन सी चीज क्या है। तो ये थे हमारे पास कुछ 3 मेथड्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रन ऑफ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने रन ऑफ को कैलकुलेट करना होगा। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि वाटर लॉगिंग क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम कैसे करते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें डिस्कस किया, हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज। हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज का मतलब क्या होता है कि इट इज द हाइट टू विच वाटर विल राइज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कि अगर इस हाइट में हमारे पास वाटर टेबल प्रेजेंट होगा तो वो जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है राइज हो सकता है। अब एग्जांपल ले लो, हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास क्या है, वाटर टेबल है। इस लेवल पे एट डेप्थ ऑफ लेट इट बी 0.9 मीटर है। तो ये जो हाइट है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज, कि अगर हमारे पास जो है जो स्टैंडर्ड इसने बताया, जैसे इसने 0.9 और 1.5 मीटर के बीच में अगर हमारे पास इसकी हाइट होगी तो हमारे पास ये वाटर जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज हो सकता है और जो है यहाँ पे आ सकता है, वाटर लॉगिंग कॉज कर सकता है, किसमें, सॉइल में वाटर लॉगिंग कॉज कर सकता है। तो दैट हाइट इज नोन एज हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज। इट इज द हाइट टू विच वाटर लेवल विल राइज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो जिस हाइट के अंडर अगर पानी होगा जो कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज हो सकता है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज। इट इज मोर फॉर फाइन ग्रेन सॉइल एंड लेस फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, नोट किए, सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम देखेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज ज्यादा होती है और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये जो हाइट होती है लेस होती है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। तो एवरेज हाइट जो होती है हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज फॉर मोस्ट ऑफ द साइज के लिए कितनी होती है, 0.9 से लेकर 1.5 मीटर के बीच में। तो इसका कहने का मतलब है अगर हमारे पास 0.9 और 1.5 मीटर के बीच में हमारा ग्राउंड वाटर टेबल होगा तो इस हाइट पे वो कैपिलरी एक्शन की वजह से आराम से राइज कर सकता है। अगर इससे नीचे होगा, सपोज करो 1.5 की जगह 1.6 या 2 या 2.3 मीटर पे है, तो फिर वो जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज नहीं कर सकता। तो मोस्ट ऑफ द साइज के लिए जो हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करती है, 0.9 से लेकर 1.5 मीटर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है क्रॉप यील्ड इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन इट राइजेस विद इन 0.6 मीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास जो है ग्राउंड वाटर टेबल जो है 0.6 मीटर के विद इन इस रेंज में आ गया तो उससे क्रॉप की यील्ड पे काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि लैंड विल बी वाटरलॉग्ड इफ द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 से लेकर 2.1 मीटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल जो है 1.5 से लेकर 2.1 मीटर के बीच में है तो वाटर लॉगिंग जो है वो काज कर सकता है ग्राउंड वाटर टेबल। अगर इससे नीचे है 2.1 मीटर से ज्यादा डेप्थ पे है तब उसकी वजह से वाटर लॉगिंग नहीं हो सकती है। इसके रेंज में कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, वहां से उसको पंप्स वगैरह लगा के, जैसे हम ट्यूबवेल इरिगेशन वगैरह करते हैं, वो हम किस लिए करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब उसका लेवल को हम क्या कर सके, कम कर सके। अगर हम उसके लेवल को रिड्यूस नहीं करेंगे तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग काज होती है उस एरियाज में जहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवाते हैं। तो दैट्स द मेन रीजन व्हाई ट्यूबवेल्स आर इंस्टॉल्ड। उसके बाद जैसे इसने कुछ टेबल यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें नीचे इसने टेबल में ये लिखा हुआ है कि यील्ड ऑफ क्रॉप्स विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड इफ द डेप्थ ऑफ वाटर विल बी लेस और इक्वल टू द डेप्थ गिवन इन द अबो टेबल। अगर हमारे पास जो है
ग्राउंड वाटर टेबल जो होगा उसकी डेप्थ अगर होगी इस रेंज में होगी इन क्रॉप्स के लिए, तो उसकी वजह से यील्ड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वीट के लिए अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल जो होगा 0.9 और 1.2 मीटर के बीच में होगा, डेप्थ ऑफ वाटर ये मीटर में दिया हुआ है, तो उसकी वजह से वीट की यील्ड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हमने जिस फील्ड में वीट को ग्रो करवाना है वहाँ पे हमारे पास जो डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी या इसके बराबर भी होगी तो इट विल एडवर्सली इफेक्ट द यील्ड ऑफ द वीट। कॉटन के लिए हमारे पास अगर देखेंगे 1.5 से लेकर 1.8 मीटर के बीच में, राइस के लिए 0.6 मीटर, 0.69 मीटर, उसके बाद शुगर कैन के लिए हमारे पास 0.9 मीटर है, और फॉडर क्रॉप के लिए हमारे पास इसकी डेप्थ अगर 1.2 मीटर या इसके नीचे है तो वो क्या कर सकता है, इसकी यील्ड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो दिस टेबल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं काजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। अब पॉइंट से इसमें कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट निकला नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। अगर काजेज हमने लिखने ओवर इरिगेशन हो गया, सीपेज फ्रॉम कैनाल्स वगैरह हो गया, इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, उसी वजह से वाटर लॉगिंग काज हो सकती है। सो नेक्स्ट इसमें जाता है इल इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग, कि वाटर लॉगिंग की वजह से क्या क्या इल इफेक्ट्स काज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे नीचे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है ड्यू टू वाटर लॉगिंग नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स, इट काजेज डिजीज इन द प्लांट्स। अब देखो वाटर लॉगिंग की वजह से जो फ्री सर्कुलेशन होती है इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स वो नहीं होती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि डिजीज वगैरह जो है प्लांट्स में डेवलप होती है और प्लांट जो है ग्रो करना बंद कर देता है और वो जो है प्लांट जो है डिके हो जाता है। तो ये एक इल इफेक्ट है वाटर लॉगिंग का। नेक्स्ट इसमें जाता है ड्यू टू वाटर लॉगिंग सॉइल टेम्परेचर फॉल्स। वाटर लॉगिंग की वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ सॉइल है वो रिड्यूस हो जाता है, फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब ग्रोथ जो है प्लांट की वो रिड्यूस हो जाती है, वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंक्रीज इन सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो है सॉइल में वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से वाटर टेबल में वाटर होगा, कंटिन्यूअस कैपिलरी एक्शन की वजह से जो उस वाटर में साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे वो सॉइल में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन सॉइल में इंक्रीज हो जाती है, और साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारी सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी जो है वो सारी की सारी उसकी रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक इल इफेक्ट है इरिगेशन का। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इफ्लोरेसेंस काज होता है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट साल्ट, ये आपको पता है किसमें, ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। तो ये इल इफेक्ट्स है इरिगेशन के। अब देखेंगे इन इल इफेक्ट्स को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रेमेडियल मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। अब देखो अगर हमने वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करना है तो कैसे करना है ये भी आपको पता ही है। और इरिगेशन को रिड्यूस कर दो, जो सीपेज वगैरह कैनाल से होता है उसको रिड्यूस कर दो, कैनाल को लाइनिंग करो, ये हम कैनाल्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो लीकेज वगैरह कैनाल से उनको प्रिवेंट करना है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना है, तो इन्हीं से तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो, इनमें कुछ मैन इंपॉर्टेंट था नहीं तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं, यहाँ पे मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो इसने बताया कि एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन शुड नॉट बी मोर देन 40 to 60%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने जो हमारे पास लेक्चर नंबर सेकंड है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम इरिगेशन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमने क्या करना है, वाटर लॉगिंग से बचाना है सॉइल को, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हमारी 40 और 60% के बीच में ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी, 60% से ज़्यादा होगी, तो हमारे पास क्या हो सकता है, वाटर लॉगिंग काज हो सकता है। बाकी आप देखो वाटर लॉगिंग को और कैसे बचा सकते हो, और इरिगेशन को प्रिवेंट करो, इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, जो लीकेज कैनाल वगैरह से होती है उसको प्रिवेंट कर दो। तो नेक्स्ट इसमें रहता है ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हमने वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करना कि उसके लिए हमारे पास क्या एक इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमें वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने से। इसमें जो हमारे पास आता है, जनरली हमारे पास ड्रेन दो टाइप की होती है, सरफेस ड्रेन्स और सब सरफेस ड्रेन्स। अब सरफेस ड्रेन सब सरफेस ड्रेन दोनों क्या होती है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं नीचे। फर्स्ट आते हैं हमारे पास सरफेस ड्रेन, ये नाम से ही पता चलता है और ये आपको पहले भी पता है, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर, जिसका टॉप सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन चैनल की आप एग्जांपल ले लो, वो सरफेस ड्रेन है। इट हैज़ फर्दर 3 टाइप्स, इसकी फर्दर 3 टाइप्स है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीपेज ड्रेन और स्टॉर्म सीपेज ड्रेन। ये भी नाम से ही पता चल जाता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो ड्रेन है जो स्टॉर्म वाटर को कैरी करती है, इट इज आल्सो नोन एज ओपन ड्रेन। ये इंपॉर्टेंट है इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सीपेज ड्रेन क्या, जो सीपेज वाटर फ्रॉम कैनाल जो आता है उसको कैरी करने के लिए जो यूज होती है, दैट इज नोन एज सीपेज ड्रेन। अब स्टॉर्म कट सीपेज ड्रेन, ये दोनों को कैरी करती है, ये स्टॉर्म वाटर को भी कैरी करती है और सीपेज वाटर को भी कैरी करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास इसमें सब सरफेस ड्रेन। सब सरफेस ड्रेन का मतलब होता है जिसका टॉप सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर नहीं होगा, मतलब ये अंडरग्राउंड होती है, इनको हम सब सरफेस ड्रेन्स कहते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन डिस्चार्ज ऑफ वाटर गेट्स इंक्रीज्ड, इट हैज फॉर द 3 टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है इसका कि इसको सब सरफेस ड्रेन्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास जो डिस्चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा,
तो इंक्रीज डिस्चार्ज जो है वो सरफेस ड्रेन्स कैरी नहीं कर सकती है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, सब सरफेस ड्रेन जो है बनानी पड़ती है। तो इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स है, रिलीफ ड्रेन्स, करियर ड्रेन्स और इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलीफ ड्रेन्स को यूज करते हैं यूज टू कैरी सैचुरेटेड साइल ऑफ इट्स एक्सेस वाटर कंटेंट। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ड्रेन इज यूज टू कैरी सैचुरेटेड साइल, तो कौन सी ड्रेन को हम सैचुरेटेड साइल कैरी करने के लिए यूज करते हैं, तो वो कौन सी ड्रेन है, रिलीफ ड्रेन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास करियर ड्रेन। अब करियर ड्रेन कैसी ड्रेन है, जो रिलीफ ड्रेन से वाटर कैरी करती है और फिर उसको ओटफॉल तक ले जाती है। कलेक्ट वाटर एंड सैचुरेटेड साइल फ्रॉम रिलीफ ड्रेन्स एंड टेक इट टू द ओटफॉल, ओटफॉल तक लेना, तो उसको हम कहते हैं कैरियर ड्रेन। इंटरसेप्टिंग ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरसेप्टिंग ड्रेन ऐसी ड्रेन है जो पैरेलल टू एग्जिस्टिंग कैनाल के पैरेलल बनाई जाती है। वो किस लिए बनाई जाती है, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग ड्रेन से, एग्जिस्टिंग कैनाल से पानी सीपेज होगा या लीकेज वगैरह जो उसमें काज होगी, उसकी वजह से एडजॉइनिंग एरियाज में वाटर लॉगिंग काज ना हो। तो वो जो सीप्ड वाटर है, जो लीकेज से पानी जो है बाहर निकलेगा, उस लीक्ड वाटर को कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेप्टिंग ड्रेन का यूज करते हैं। तो देखो इसने यहाँ पे यही लिखा है, पैरेलल टू एग्जिस्टिंग कैनाल, एग्जिस्टिंग कैनाल के पैरेलल हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, यूज टू कैरी द सीपेज वाटर फ्रॉम द कैनाल्स टू प्रिवेंट द वाटर लॉगिंग ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज। तो एडजॉइनिंग एरियाज को वाटर लॉगिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो वाटर लीक होगा कैनाल से उसको कैरी करने के लिए हम इंटरसेप्टिंग ड्रेन का यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ड्रेन इज यूज टू कैरी द सीप्ड वाटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैनाल, तो उनके लिए हम कौन सी ड्रेन का यूज करते हैं, इंटरसेप्टिंग कैनाल्स। उसके बाद आता है रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन लैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट है। रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन लैंड का मतलब होता है कि देखो, अब पीछे हमने डिस्कस कर दिया कि वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो जाता है कि सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है उनकी इंक्रीज हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज होने की वजह से हमारी सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी जो है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। तो उस चीज को फिर से रिगेन करने के लिए, मतलब सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे उस प्रोसेस को करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन लैंड। अब आपको पता है हमारे पास सॉइल में जो है अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, क्रॉप्स को अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स चाहिए ग्रो करने के लिए। अब सॉइल में कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। अब हार्मलेस से तो हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, उनसे जो हमारी यील्ड ऑफ क्रॉप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हार्मफुल साल्ट्स हैं या इंजूरियस साल्ट्स हैं, वो काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं यील्ड ऑफ क्रॉप पे। सो इसमें हम देखते हैं कि इंजूरियस साल्ट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो इंजूरियस साल्ट जो है, जो इंजूरियस साल्ट है, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली साल्ट्स, एल्कलाइन साल्ट्स या एल्कली साल्ट्स कहते हैं। द साल्ट्स व्हिच आर इंजूरियस फॉर द क्रॉप्स आर नोन एज इंजूरियस साल्ट्स और एल्कलाइन साल्ट्स। तो मोस्ट कॉमनली एल्कली साल्ट जो साइल में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास है 3 टाइप के साल्ट होते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड है, Na2SO4 है सोडियम सल्फेट है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। ये 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साल्ट्स हैं जो साइल में प्रेजेंट होते हैं, एल्कली साल्ट्स है, मतलब इंजूरियस साल्ट्स है। अब इसमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और सबसे लीस्ट हार्मफुल इसमें से कौन सा है, NaCl है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा साल्ट जो है सबसे हार्मफुल है और कौन सा साल्ट जो है सबसे लीस्ट हार्मफुल है। अब इस चीज को हमने प्रिवेंट कैसे करना, अब ये साल्ट प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। अब देखो NaCl है, Na2SO4 है, NaCO3 है, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सॉइल से बाहर कैसे निकालेंगे, मतलब सॉइल को हम फिर से फर्टाइल या कल्टिवेबल कैसे बनाएंगे। इसमें क्या किया जाता है कि इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जो है सॉइल को रिक्लेम करते हैं, उसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं या जो है इलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में लीचिंग प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको लोअर किया जाता है। वो हम कैसे करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हो, ड्रेनेज जैसे पंप्स के जरिए बाहर निकालते हैं। जैसे हम ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, सारा का सारा पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, लवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, फ्लडिंग ऑफ सैलिन सॉइल। अब जो सैलिन सॉइल है, मतलब जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन है, उसमें मैंने करना, उसको क्या करते हैं, जो है फ्लडिंग कर देना। फ्लडिंग का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, उसको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें से फ्लो करवाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगी, हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे वाटर के साथ। सॉल्ट विल गेट्स डिजोल्व विद वाटर। तो हमारे जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइल को फिर से फर्टाइल कर सकते हैं या रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, लीचिंग प्रोसेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लीचिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हमारे पास Na2CO3 साल्ट प्रेजेंट होगा सॉइल में, मतलब सोडियम कार्बोनेट होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इट कैन बी रिमूव बाई एडिंग जिप्सम CaSO4, जो केमिकल फॉर्मूला है जिप्सम का, एट द रेट ऑफ 15 से लेकर 2000 kg हेक्टेयर ऑफ लैंड बिफोर
लीचिंग। तो हम क्या कर सकते हैं कि लीचिंग प्रोसेस करने से पहले उसमें हम जिप्सम ऐड कर देंगे। किस रेट से? 1500 से लेकर 2000 kg के रेट से हम क्या करेंगे, उसमें जिप्सम ऐड करेंगे बिफोर लीचिंग प्रोसेस। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास जो Na2CO3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2SO4, मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम सल्फेट को हम आराम से लीचिंग प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू Na2CO3। अगर हमने सिंपली लीचिंग प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को रिमूव करना होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे Na2SO4। सोडियम सल्फेट को हम लीचिंग प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं इजिली एज कम्पेयर टू दिस। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी रिक्लेम द सैलिन लैंड। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब होता है कि हमने, अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल जो है काफी नीचे जो लो हो गया, मतलब हमने क्या कर दिया, वहां से जो वाटर निकाल दिया इरिगेशन के लिए जो यूज कर दिया, लेवल जो है काफी नीचे हो गया उसका, तो उसको हम रिचार्ज कैसे करेंगे? अब आपको पता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है। बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने की वजह से कुछ पानी जो है इनफिल्ट्रेट हो जाता है। इनफिल्ट्रेट होने के बाद जो है पानी पर्कुलेट हो जाता है और वो किसको ज्वाइन करता है? ग्राउंड वाटर को करता है। तो दिस इज द मेन एंड सिंपल सोर्स ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। इसमें अवर इरिगेशन। अब देखो कभी कभी अवर इरिगेशन अगर होगी तो अवर इरिगेशन की वजह से भी हमारे पास ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। उसके बाद जो है स्नो मेल्टिंग, स्नो का मेल्ट हो जाना, तो वो भी पानी के हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा साइल में, तो वो भी ऐड किस में हो जाएगा? ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाएगा। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नेसेसरी क्यों है? इट इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरत है। मतलब हमारा जो ग्राउंड वाटर होना चाहिए वो ना तो उतना हाई लेवल पे होना चाहिए और ना ही इतना लो लेवल पे होना चाहिए, एक मीडियम में होना चाहिए, तब जाकर इसका बेनिफिट है। इट हेल्प्स टू डिजोल्व सॉल्ट्स। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है सॉल्ट्स को डिजोल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि जितना ज्यादा रेन वाटर उसमें जाएगा उसकी वजह से जो साल्ट की कंसंट्रेशन ग्राउंड वाटर में होगी वो कम होती जाएगी। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसलिए जरूरत है। 20% ग्राउंड वाटर रिचार्ज ड्यू टू वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की वजह से ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि वेटलैंड की वजह से 20% जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है एनुअली। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमारे पास जनरली 3 टेक्निक्स हैं। तो फर्स्ट इसमें जाता है फिजिकल मेथड्स, दूसरा आता है केमिकल मेथड्स और तीसरा आता है न्यूमेरिकल मेथड्स। अब इनको हम यहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं ग्राउंड वाटर, या 3 टेक्निक्स आप कह सकते हो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। इसमें हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल में। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया वाटर लॉगिंग के बारे में। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में, रिक्लेमिनेशन ऑफ सैलिन लैंड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एटसेट्रा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।